ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ज्योमेट्री का, जिसमें वृत्त की अनुस्पर्श रेखाओं और उस पर होने वाली स्पर्श रेखाओं से संबंधित प्रश्न आपको बहुत बार मिलते हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा के देखिए, सबसे अच्छा तरीका होता है कि ये जानने का कि कौन सा टॉपिक हमारे एग्जाम में बहुत आ रहा है, तो उसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए। आजकल मार्केट में बहुत सारी बुक हैं जिसमें प्रीवियस ईयर का कलेक्शन है और बहुत बढ़िया कलेक्शन है, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज। उसमें आप देखिए तो आपको जितने भी एग्जाम है ना, उस एग्जाम में इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे और इसके कुछ बेहतरीन क्वेश्चन मैंने छाट कर आपको लिखाए हैं, जिसमें मैं हर एक चीज, इसके सभी प्रकार को, सभी फॉर्मूलों को यहां पर आपसे डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है, प्रश्नों के साथ साथ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, ध्यान से समझिएगा। एक एक चीजों को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब आप समझेंगे कि चीजों में कैसे हम एप्लीकेशन को अप्लाई करते हैं ना, तो आपके दिमाग में बिल्कुल चीजें फिक्स हो जाएंगी, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। एक वृत्त त्रिभुज एबीसी की बीसी भुजा पर डी को स्पर्श करता है और ई तथा एफ पर क्रमशः एबी और एसी बनते हैं। एबी 10 है, एसी 8.6 है, बीसी 6.4 है। तो बीई का मान क्या होगा? बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि प्रश्न बहुत ही जबरदस्त है, ठीक है, बहुत ही जबरदस्त है। पहले मैं आपको बता देता हूं, चीजें समझा देता हूं। मान लीजिए, देखिए हमारे पास एक त्रिभुज है, ठीक। इस त्रिभुज की एक रेखा को, एक भुजा को एक वृत्त स्पर्श करता है। तो मैंने कहा भाई साहब वृत्त को स्पर्श करा लेता हूं मैं। ये हमारे पास इसकी एक रेखा को वृत्त ने स्पर्श कर लिया, मान लीजिए यहां कहीं ऐसे स्पर्श कर लिया, ठीक है। अब अगर मैं त्रिभुज की भुजाओं को आगे बढ़ा देता हूं, इस त्रिभुज को मुझे और थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, ठीक है, और वृत्त को मैं थोड़ा सा ऊपर लेकर आता हूं, ऐसे। ऐसे करेक्ट। जब तक सही डायग्राम नहीं बन जाता मुझे आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती है, ठीक। ऐसे अब इस त्रिभुज की अगर इस भुजा को हम आगे बढ़ा लेते हैं, ऐसे करके हमने आगे बढ़ा दिया, जो वृत्त को यहां पर टच कर रहा है, और इस त्रिभुज की इस वाली भुजा को हमने ऐसे आगे बढ़ा लिया, मान लीजिए वृत्त को यहां पर टच करता है, और वृत्त इस त्रिभुज की एक भुजा को तो टच ही कर रहा था। अब ध्यान से समझना, मान लीजिए ये आपके पास त्रिभुज है ए बी सी। बहुत प्यारे क्वेश्चन है बच्चों एग्जाम में आए हुए, और हर बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, सारे टाइप यहाँ पे कवर करा रहा हूँ, ठीक है। ए बी सी, इसकी इस भुजा को वृत्त जहां पर टच करता है ये डी पॉइंट है। ई तथा एफ पर ए बी और ए सी आगे बढ़ाने पे मिलते हैं। ए बी मिलता है ई पॉइंट पर और ये मिलता है एफ पॉइंट पर, करेक्ट। तो सबसे पहले आप एक चीज को समझ लीजिए कि जब ऐसा क्वेश्चन आपके पास आता है तो इसकी एप्लीकेशन क्या होती है, उसको थोड़ा सा समझना है। देखिए आपने पढ़ा है कि वृत्त पर अगर उसके किसी बाह्य बिंदु से, एक्सटर्नल पॉइंट से अगर उस पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। बहुत ध्यान से सुनना। इस वृत्त के लिए ए एक बाह्य बिंदु है और इससे एक एई स्पर्श रेखा खींची गई है और एक एएफ स्पर्श रेखा खींची गई है। तो जो एई होगा वो एएफ के बराबर की स्पर्श रेखा होगी, इन दोनों का मान बराबर होगा, पहली बात, ठीक। दूसरी बात जरा समझना दोस्तों, बी पॉइंट से भी एक स्पर्श रेखा इस वृत्त पर दिख रही है बीडी, और एक स्पर्श रेखा दिख रही है बीई। तो जो बीई भुजा होगी ना, वो किसके बराबर हो जाएगी? वो भी बीडी के बराबर होगी। दूसरा पॉइंट। तीसरा, सी बिंदु से भी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं। सीडी बराबर किसके होगा? सीएफ के बराबर होगा। सीडी बराबर होगा सीएफ के। इन चीजों को पहले समझना है आपको। अब इस पर प्रश्न क्या क्या पूछे जाते हैं, जरा उसको थोड़ा सा समझिएगा मेरे साथ बहुत अच्छे ढंग से। आपसे अक्सर यहां पर पूछ दिया जाता है कि भाई ए ई की लंबाई बता दीजिए या ए एफ की लंबाई बता दीजिए, ये दोनों तो बराबर ही होंगी ना। इसकी लंबाई के लिए क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक। या कभी आपसे इसकी लंबाई के लिए क्वेश्चन पूछ देगा कि आप हमको बीई की लंबाई बता दीजिए, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, बीई की लंबाई बता दीजिए या बीडी की लंबाई बता दीजिए, ठीक है। इन पर भी प्रश्न मिलता है, जैसा कि ये सवाल आपको दिख रहा है। तो इसकी एप्लीकेशन क्या होती है, मैं आपको वो समझाना चाह रहा था। बेसिक मुद्दा वो है, उसको जरा समझिएगा। इसकी एप्लीकेशन होती है कि अगर आपको एई या एएफ की लंबाई निकालनी है, तो ये लंबाई क्या होती है? त्रिभुज के परिमाप का आधा होती है। यानी त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? उसकी तीनों भुजाओं का योग, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए।
त्रिभुज की तीनों भुजाएं जो होती हैं उनके योग का अगर हम आधा कर देते हैं तो हमारे पास ये ए से लेकर ई तक की स्पर्श रेखा की लंबाई आती है, और ये ए ही किसके बराबर होगा, ए ई जो होगा वो ए एफ के बराबर होगा। पहला पॉइंट, ठीक। अब यहां पर जो डाटा अपने पास दिया है जरा उसको लिख लीजिए कि ए बी का मान 10 है तो ये भुजा अपने पास 10 दे रखी है। ए सी का मान 8.6 है, ये भुजा अपने पास 8.6 दे रखी है। बीसी भुजा का मान, जो पूरा बीसी भुजा है ना, इसका मान 6.4 दे रखा है। यहां तक बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई, कोई समस्या नहीं। तो अगर मुझे यहां से बीई की लंबाई निकालनी है, इतनी लंबाई निकालनी है, तो मैं एई में से ए बी को माइनस कर दूंगा तो बीई आ जाएगा ना अपने पास। ध्यान से समझना, अगर मुझे बीई की लंबाई निकालनी है तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ए में से अगर मैं ए बी को माइनस कर दूं तो हमारे पास बीई की लंबाई आएगी। आप बोलोगे यस सर आ जाएगी, मैंने कहा ओके, इतना ही काम था। अब आप ए की लंबाई तो बड़े आसानी से निकाल सकते हैं ना कि 1/2 और त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, इनको जोड़ेंगे 10 8 18 6 24 और ये मिलकर 25 हो जाएगा। ठीक है, 25/2 का मतलब ए की लंबाई हो गई 12.5। अब चूंकि हमें लंबाई निकालनी थी बीई की, तो ए की लंबाई हो गई 12.5, जिसमें से ए बी की लंबाई यानी 10 को अगर हम घटा देंगे तो हमारे पास बीई का मान आ जाएगा, और बीई का मान कितना आ जाएगा, 2.5। तो इस प्रकार के क्वेश्चन की एप्लीकेशन कैसी होती है ये आप समझ लीजिए बहुत अच्छे ढंग से। हर एक प्रकार का इस पर वृत्त की स्पर्श रेखा पर जो क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ टाइप वाइज कराने वाला हूं। पहले उसकी एप्लीकेशन समझाऊंगा, फिर सवाल को आप कैसे डील करेंगे वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा बिल्कुल 100% तरीके से। फोकस होकर अगर काम करेंगे तो आप ऐसे प्रश्नों को अब कभी भूलेंगे नहीं, बस इतना कह सकता हूं। लेकिन हाँ, फोकस होकर काम देखना है। यहां पर अगला सवाल, ओ केंद्र वाले एक वृत्त के बाहर किसी बिंदु से पी ए और पी बी स्पर्श रेखाएं हैं तथा ए एवं बी वृत्त पर दो बिंदु हैं, ए पी बी एंगल दिया हुआ है, तो ओ ए बी का मान क्या होगा। एप्लीकेशन को समझना कि अगर हमारे पास कोई वृत्त है, सर्किल है, इस सर्किल पर दो स्पर्श रेखाएं हैं किसी बाहरी बिंदु से, मान लीजिए एक ये टेंजेंट हो गई और एक टेंजेंट यहां से हो गई, ये दो स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, एक मिनट, ये दो स्पर्श रेखाएं हो गई। ठीक है, यहां पर सेंटर ऑफ सर्किल है, वृत्त का केंद्र है। अब मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, ये बाहरी बिंदु है P, इससे वृत्त पर स्थित दो बिंदु है PA और PB, इनको मिलाया गया है। ठीक, तो अगर हम PA से PB को मिला देते हैं तो अपने पास बनता क्या है कि ये हमारे पास इससे मिल जाएगा, ये हमारे पास इससे मिल जाएगा। ठीक है, वृत्त का केंद्र है O, तो ये OA हो गया, ये OB हो गया। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, मैं आपको समझाना चाहता हूं, बहुत ध्यान से देखना, जल्दबाजी मत करना। ठीक है, सबसे पहले तो इस बात को समझिए कि वृत्त की त्रिज्या और वृत्त की स्पर्शी के बीच में जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। ठीक, OA और OB ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए इन दोनों का मान बराबर होता है। PA और PB ये वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं, तो ये दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां भी आपस में बराबर ही होंगी। तीसरी बात बच्चों ये है कि अगर मैं वृत्त के केंद्र से P बिंदु को इस तरीके से मिला देता हूं, वृत्त के केंद्र से मैंने P बिंदु को ऐसे मिला दिया, तो हमारे पास जो दो त्रिभुज बने हैं, कौन कौन सा, OAP और OBP, ये दोनों ही त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। कारण है उसके पीछे का, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, और उनके बीच का कोण बराबर है। तो आप इस बात को पहले तो ध्यान रखना कि एंगल यहाँ पे जो ट्राइंगल बनेगा OAP और ट्राइंगल बनेगा OBP, ये दोनों आपस में कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुज होंगे। और जो सर्वांगसम होते हैं वो समरूप तो होंगे ही होंगे, मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल इज ऑलवेज अ सिमिलर ट्राइंगल, बट इट्स वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। उसका व्युत्क्रम सत्य नहीं होता है, लेकिन ये बात सत्य होती है। अब एक चीज को और समझिएगा, कुछ बातें यहां पर और ध्यान रखनी है। इसका ये वाला कोण, क्योंकि अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा, तो ये आप अर्धक भी समझ सकते हो कि OP रेखा कोण APB का अर्धक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, दूसरी बात आगे की बढ़ते हैं।
अगर मैं ए से बी को मिला देता हूं, किससे किसको मिला दिया, ए से बी को मिला दिया, तो मेरे प्यारे दोस्तों इस बात को समझना कि यहां पर बनने वाला कोण अल्फा अगर है तो ये वाला कोण भी अल्फा होगा, क्योंकि ये दोनों कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर ही होंगे। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज समझो, यहां पर एक आपके पास क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज बन रहा है। कौन सा चतुर्भुज बन रहा है, ओ ए बी पी। क्या बन रहा है, ओ ए बी पी। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। इस बात को अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छे से फिक्स कर लीजिए। ठीक है, तो एंगल ये वाला 90 डिग्री हो चुका है, ये वाला भी 90 डिग्री हो चुका है। तो आप हमेशा याद रखना कि इस चतुर्भुज में जो ऐसे बनता है जिसमें कोण AOB प्लस कोण APB, डायरेक्ट इस बात को याद रखिएगा, APB, इनका जो योगफल होगा ना वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि 90 और 90 180 यहां पर हो चुका है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ये इस सवाल का मेन पॉइंट है, मेन हिस्से हैं जिसको आपको याद ही रखना है किसी भी तरीके से। ठीक है। अच्छा बच्चों, एक चीज को और ध्यान रखिएगा, क्या कि अगर यहां से इस कोण को देखते हैं, मान लीजिए ये कोण अगर बीटा है, तो ये वाला जो कोण होगा ना ये भी बीटा होगा, ये भी बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर थी। ठीक है। अब सवाल पर आते हैं, ये इस सवाल का मेन पॉइंट थे, मेन चीजें थी। ऐसे प्रश्नों को आप किस तरीके से डील करेंगे, उसके लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, वो मैंने आपको यहाँ पर बताया। ठीक है, कोई समस्या नहीं है ना इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुनिए, ओ केंद्र वाले वृत्त के बाहर किसी बिंदु पीए से पीए और पीबी स्पर्श रेखाएं हैं। यदि ए और बी दो बिंदु हैं, कोण एपीबी का मान 30 डिग्री है। एपीबी का मान, ये जो कोण दिया है ना, ये हमारे पास 30 डिग्री का दिया है, 30 डिग्री का। और मेरे प्यारे दोस्तों हमसे कह रहा है कोण ओ ए बी का मान चाहिए, यानी कि हमें ये वाला कोण चाहिए। तो मैंने आपको अभी बोला, अभी आपको समझाया कि अगर ये 30 डिग्री है तो इस कोण को और इस कोण को योग करने पर 180 डिग्री आता है। तो अगर ये 30 डिग्री हो गया तो ये वाला जो कोण होगा अपने पास, ये बचा हुआ 150 डिग्री का होगा। आप बोलोगे हाँ सर। अब मैं अगर त्रिभुज ओ ए बी की बात करता हूं, किस त्रिभुज की बात करता हूं, ओ ए बी की, तो बच्चों त्रिभुज के तीनों कोणों का दोस्तों जो योग होता है ना वो 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में ये 150 हो गया, इतना हो गया 150। अब आपसे ये कोण पूछा जाए अथवा ये कोण पूछा जाए, ये दोनों बराबर होंगे। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा हो जाएगा, और पूरे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। तो यहां से अगर अल्फा का मान निकालेंगे तो अल्फा का मान कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। तो चाहे आपसे कोण ओ ए बी पूछा जाता या ओ बी ए पूछा जाता, ये हर कंडीशन में कितना आ जाता, अल्फा के मान के बराबर, यानी 15 डिग्री आपका आंसर होता। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है मेरी बात? बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट। ये सवाल भी बहुत बहुत बार पूछा जा रहा है, बहुत बार, मतलब वायरल क्वेश्चन है ये सब, आपके लिए सब के सब वायरल क्वेश्चन है। दी गई आकृति में ए बी 10 है, सी डी 7 है, एस डी 4 है, ए एस 5 है, तो बी सी की लंबाई क्या होगी? मेरे प्यारे दोस्तों याद रखना, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास दिखाई देता है, मतलब इस फॉर्मेट का क्वेश्चन दिखाई देता है जिसमें एक चतुर्भुज के अंदर एक वृत्त है और वो वृत्त उस चतुर्भुज की क्वाड्रिलेटरल की सारी साइड को टच कर रहा है। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज में चतुर्भुज के चारों शीर्ष वर्टेक्स वो वृत्त की सरकमफ्रेंस पर होते हैं। यहां पर क्या है, सर्किल इन सभी वृत्तों की भुजाओं को टच कर रहा है। तो इसके लिए थ्योरम क्या होती है बच्चों, समझ लीजिए, एक दो बस सवाल लगाएंगे आपको तो आपको ये हमेशा याद भी रहेगी। इसके लिए थ्योरम या सॉल्यूशन ये होता है कि चतुर्भुज की आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं, जैसे ए बी के सामने की भुजा कौन सी है, ए बी, और ए बी के सामने की भुजा है सी डी। इन दोनों का जो सम होगा, जो योग होगा, वो बची हुई भुजाएं यानी बी सी और ए डी के सम के बराबर होगा। याद रखिएगा, किसके बराबर होगा? बी सी और ए डी के सम के बराबर होगा। ये बात आपको याद रखनी है बस। ठीक है, अब जो डाटा हमारे पास दिया था, ये तो इसकी एप्लीकेशन हो गई। अब जो डाटा हमारे पास दिया था उसको यहां पर अप्लाई कर देते हैं। ए बी का मान 10 दिया था, ये पूरी भुजा हमारे पास 10 है। उसके बाद सी डी का मान हमारे पास 7 दिया था, सी से डी तक की दूरी ये पूरी हमारे पास 7 है। नेक्स्ट हमारे पास एस डी का मान दिया था 4, एस से डी तक की दूरी ये दूरी 4 दी हुई थी, और ए एस का मान 5 दिया था। ए एस कहाँ है, ये वैल्यू हमारे पास 5 दी है। ठीक है,
BC भुजा की लंबाई पूछ रहा है, इस साइड की लंबाई पूछ रहा है। मेरे भाई मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई जो स्पर्श रेखाएं होती हैं ये बराबर होती हैं। तो अगर ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि पूरी AB भुजा का मान 10 था तो ये जो बची हुई होगी ना, ये 10 में से 5 यहाँ हो गया तो 5 ये भी हो जाएगी। और अगर ये 5 हो गई तो इसका भी 5 होना लाजमी है, क्योंकि ये भी एक टेंजेंट है सर्किल पर। करेक्ट? यस सर। अब देखिए सर, आगे की बात को जरा थोड़ा सा समझिए मेरे साथ। अगर ये टेंजेंट आपके पास 4 दे रखी है तो ये वाली टेंजेंट का भी 4 होना 100% श्योर है कि सर ये भी हमारे पास 4 ही होगी। CD पूरी भुजा का मान 7 दिया था, ये 4 हो गई, तो इस टेंजेंट की जो वैल्यू होगी ना वो भी हमारे पास बची हुई 3 होगी। इसी कारण ये भी हमारे पास 3 हो जाएगी। अब हमारे पास चारों भुजाएं आ चुकी हैं, चारों भुजाओं की वैल्यू आ चुकी है। कैसे आ चुकी है देखो भाई, AB भुजा की वैल्यू टोटल कितनी दिख रही? 5 5 10। CD भुजा की वैल्यू कितनी दिख रही है? CD भुजा की वैल्यू 7 दी हुई थी। ठीक है, हमको कौन सी साइड चाहिए थी? BC भुजा की लंबाई चाहिए थी। BC भुजा कहाँ है? BC भुजा, BC भुजा ये है, तो 5 + 3 8, यानी BC भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। और कुछ भी करने की जरूरत नहीं। AD पूछता तो 5 + 4 9 हो जाता। सिंपल क्वेश्चन है। एप्लीकेशन कौन सी लगेगी? ये लगती है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसमें अगर आपके पास कुछ एप्लीकेशन लगेगी तो ये लगी, और इसके साथ साथ वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शियां यानी जो टेंजेंट होती हैं वो इक्वल होती हैं, जो इससे पहले आपने पढ़ी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिए गए चित्र में त्रिभुज PQR में अंकित वृत्त, इसके भुजा PQ QR RP को क्रमशः बिंदु ST और U पर स्पर्श करता है। यदि PQ का मान 15 है, QR 10 है और RP 12 है। PQ भुजा जो है, ये वाली भुजा जो है, ये नीचे हमारे पास 15 दी है। ये भुजा हमारे पास कितनी दी है? 15 दी है। ठीक है, उसके बाद QR भुजा का मान हमारे पास 10 दिया है। इधर वाली ये पूरी साइड Q से R तक की दूरी 10 दी है। और RP भुजा, R से P तक की जो दूरी है ये हमारे पास 12 दी है। कितनी दी है? 12। तो PS, QT और RU की वैल्यू आपको बतानी है। मैं ये क्या कह रहा हूं कि वही देखिएगा, त्रिभुज के बाह्य बिंदु से त्रिभुज पर खींची गई ये जो स्पर्शी है, और त्रिभुज के बाह्य बिंदु से त्रिभुज पर खींची गई ये वाली स्पर्शी, ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। तो अगर ये x मान लेता हूं तो ये भी x हो जाएगी। आप बोलेंगे यस हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। ये जो स्पर्शी है इस वाले बिंदु से, बिंदु Q से वृत्त पर, और ये जो स्पर्शी है ये आपस में इक्वल होगी। इसको मैं y कर लेता हूं, ये भी y हो गई। आप बोलेंगे ठीक है सर। और आखिरी बिंदु R से अगर मैं ये टेंजेंट देख रहा हूं सर्किल पर, ये वाली, तो ये वाली टेंजेंट जो होगी R से U और R से T, ये भी बराबर होंगी। तो इसको अगर मैं Z बोल देता हूं तो ये भी Z हो जाएगी। करेक्ट है? आप बोलोगे यस सर। तो भाई अब तो क्वेश्चन सवाल खत्म हो गया ना, कि x + y, y + z और z + x, ये वैल्यू तो दी है ना। x + y अपने पास कितना दिया है? तो x + y अपने पास दिया है 15 यानी 15। y + z अपने पास कितना दिया है? तो y + z का मान 10 दिया है। और z + x की वैल्यू कितनी दे रखी है? z + x की वैल्यू दे रखी है 12। सभी को अगर मैं ऐड कर दूंगा और 2 कॉमन कर लूंगा तो अपने पास आ जाएगा 2x + y + z, और इधर जब सबको ऐड करिएगा तो अपने पास 27 + 10 37 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि x + y + z, ये अपने पास कितना आ गया? 2 से डिवाइड करने पर 18.5, 18.5 आ गया, 18.5। करेक्ट है? आप बोलेंगे यस सर। अब हमको क्या क्या चाहिए था? PS का मान x चाहिए था। QT की वैल्यू y चाहिए थी। और RU का मतलब हमको z भी चाहिए था, मतलब x भी चाहिए, y भी चाहिए, z भी चाहिए। तीनों की वैल्यू ये दी हुई है। ठीक है ना, तीनों का मान 18.5 था। तो अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 18.5 में अगर मैं y + z का वैल्यू माइनस कर लेता हूँ, 10 को माइनस कर लेता हूँ, तो x का मान 8.5 हो जाएगा। और x का मतलब ये PS साइड हो जाएगी अपने पास 8.5। y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 18.5 में से ही कितना माइनस करना है y की वैल्यू के लिए? तो अगर हमें y की वैल्यू निकालनी है तो x + z यानी 12 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगी 6.5 यानी कि 6.5। z की वैल्यू निकालनी है तो 18.5 में से कितना माइनस करना है? x + y यानी 15 को माइनस कर लेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 3.5।
तो हमारे पास जो वैल्यूज मिलेंगी किसकी किसकी, PS, QT और RU की, वो 8.5, 6.5 और 3.5 मिलेगी। ठीक है, 8.5, 6.5 और 3.5, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। क्लियर है। ये भी स्पर्शी पे ही बेस्ड क्वेश्चन था, कुछ अलग नहीं था। आपको देखने में लग सकता है कि बहुत भारी क्वेश्चन है, नहीं, टाइम एंड वर्क में जैसे आप इस्तेमाल करते हैं ना, वही तो इस्तेमाल हुआ है, वही तरीका ना। अगला क्वेश्चन, दो गैर प्रतिच्छेदी वृत्तों में अधिकतम कितनी अनुस्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉमन टेंजेंट विच कैन बी ड्रॉन टू द टू नॉन इनसेंट्रिक सर्किल। मतलब अगर हमारे पास दो सर्किल हैं जो कि एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते हैं, एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, ये हमारे पास सर्किल हो गए। अब इस सर्किल पर कितनी गैर प्रतिच्छेदी वृत्तों में कितनी अधिकतम अनुस्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, मतलब कितनी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट खींची जा सकती हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं, देखिएगा कितनी टेंजेंट यहां पर आप ड्रॉ कर सकते हैं। पहली टेंजेंट ये आ जाएगी दोनों सर्किल के लिए, दूसरी टेंजेंट कुछ ऐसे आ जाएगी, दूसरी टेंजेंट जो होगी वो कुछ ऐसे आ जाएगी, ये एक टेंजेंट हो जाएगी। ठीक है, तीसरी टेंजेंट की अगर मैं बात करता हूं तो वो तीसरी टेंजेंट की अगर मैं बात करता हूं तो वो टेंजेंट कुछ यहां से ऐसे आ जाएगी। ठीक है, और चौथी टेंजेंट की बात करता हूं तो वो यहां से कुछ ऐसे आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी। मतलब कि अगर दो सर्किल एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं तो उस पर जो स्पर्शियों की संख्या होगी, नंबर्स ऑफ टेंजेंट होंगी, वो कितनी होंगी? तो जवाब क्या होना चाहिए कि सर 4 होंगी। अच्छा, सवाल यहीं पे नहीं रोक रहा हूं, इसके आगे कुछ चीजें मैं आपको अपनी तरफ से बताता हूं। मान लीजिए कि अगर दो सर्किल एक दूसरे को टच करते हैं और एक्सटर्नली टच करते हैं, यानी बाहर से टच करते हैं, तो इन पर कितनी अनुस्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी? तो 1, 2 और 3, यानी कि दो सर्किल अगर बाहर से एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर टच करते हैं तो यहां पर नंबर ऑफ टेंजेंट कितनी होंगी? 3 होंगी। क्लियर। नेक्स्ट, इसी पे अगर दो सर्किल एक दूसरे को टच करते हैं, एक ही पॉइंट पर टच करते हैं लेकिन इंटरनली टच करते हैं, अंदर अंदर टच करते हैं, तो इन पर जो कॉमन टेंजेंट होगी वो सिर्फ एक ही कॉमन टेंजेंट होगी। अगर दो सर्किल एक दूसरे को इंटरनली सिर्फ एक पॉइंट पर टच करते हैं तो यहां पर नंबर ऑफ टेंजेंट जो होंगी वो 1 होंगी। कितनी हो जाएंगी? 1। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट एक पॉइंट और समझ लीजिए कि अगर दो सर्किल कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, यानी कि जिनका केंद्र एक ही है, तो इन दोनों सर्किल पर कॉमन टेंजेंट जो होंगी वो कोई भी नहीं होगी यहां, यानी यहां पर नंबर ऑफ टेंजेंट जो होंगी वो 0 होंगी। याद रखिएगा इस बात को। एक सवाल में आपको 4 सवाल यहां पर देखने को मिलेंगे, डायरेक्ट भी इस पर क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिल रहा है, ये पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है। दो संकेंद्रित वृत्तों का जो केंद्र है, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर और 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं। बड़े वृत्त के बिंदु ए से छोटे वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। स्पर्श रेखा छोटे वृत्त को बिंदु बी पर स्पर्श करती है, बड़े वृत्त को बिंदु सी पर स्पर्श करती है। एसी की लंबाई क्या होगी? बात ध्यान से समझना। कॉन्सेंट्रिक सर्किल का ही क्वेश्चन आ चुका है। अब जरा इसको गौर से देखिएगा। हमारे पास दो सर्किल हो गए, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। हमारे पास दो सर्किल हो गए और ये दोनों सर्किल जो है ना, ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, मतलब जिनका सेंटर पॉइंट एक ही है। बड़े वाले सर्किल का जो एरिया है वो 616 है और छोटे वाले सर्किल का जो एरिया है 154 है। अब क्या कह रहा है कि बड़े वृत्त पर बिंदु ए से एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। बड़े वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। बड़े वृत्त के बिंदु ए से छोटे वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। तो छोटे वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींच लेते हैं कुछ ऐसे। मान लीजिए कि छोटे वृत्त पर एक स्पर्श रेखा हो गई। अब ये पॉइंट ए से खींची जाती है। कहां से खींची जाती है? पॉइंट ए से, और छोटे वृत्त को बिंदु बी पर स्पर्श करती है। यहां जहां टच कर रही है पॉइंट पी है, बी है, और बड़े वाले वृत्त को सी पर आगे जाकर टच कर रही है। कह रहा है एसी की वैल्यू क्या होगी अगर हमारे पास बड़े वाले वृत्त का एरिया दे रखा है 616, बहुत ध्यान से सुनिएगा, और छोटे वाले वृत्त का एरिया जो दे रखा है A2 कर लेता हूं, A1 कर लेता हूं, ये 154 दे रखा है। तो ये तो तभी निकलेगी जब हमें सर्किल की रेडियस पता होगी। तो सर्किल की रेडियस पता होने के लिए यहां पर यूज होगा सर्किल का गोल्डन कॉन्सेप्ट। मैंने कई बार बताया, अगर किसी सर्किल का एरिया
हमारे पास क्या है 154 है, तो उसकी जो रेडियस होगी वो 7 होगी। रेडियस को डबल करने पर एरिया जो है वो 4 टाइम्स हो गया, यानी बड़े वाले जो सर्किल की रेडियस होगी वो 14 होगी, यानी 14 होगी। ये कभी नेक्स्ट क्लास में आपको एक स्पेशल वीडियो बना के बता दूंगा, ठीक है। कोई बहुत कठिन चीज नहीं है, बड़े आराम से सीख सकते हो। अब बड़े वाले सर्किल की रेडियस हो गई 14, छोटे वाले सर्किल की रेडियस हो गई 7। पाइथागोरस लगा के हम इतनी वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं। 14 का स्क्वायर 196, 7 का स्क्वायर 49, जो भी आएगा उसका स्क्वायर रूट यहाँ पर लिया जाएगा। हमारे पास आएगा क्या, 16 में से 9 माइनस हो जाएगा तो 7 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 18 में से 4 माइनस कर लेंगे तो 14 बचेगा, 147। ठीक है, इतनी वैल्यू जो हो गई ये रूट ऑफ 147 हो गई, 147 हो गई। तो क्योंकि ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू की जो लंबाई होगी वो इसके बराबर होगी, तो ये भी हमारे पास कितनी होगी 147, यानी इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से अगर कुछ कॉमन ले सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर कॉमन आ जाएगा तो बहुत बढ़िया लगेगा। देखिए क्या कॉमन आएगा, 147 को हम क्या लिख सकते हैं 7 × 2 × 1, ये तो लिख सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं लिख सकते हैं ना। नहीं सर, इसके अलावा कुछ नहीं लिख सकते हैं। और 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 27 को हम लिख सकते हैं 7 × 3। तो इसका 7 तो बाहर आ जाएगा, और जब 7 बाहर आएगा तो बाहर 14 बन जाएगा और अंदर √3 बचा रहेगा, यानी AC की जो लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी 14√3 हो जाएगी। ये AC भुजा की साइड हो जाएगी। बढ़िया क्वेश्चन था। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं और उनकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी। बात को थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है, कि उनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए। ठीक, देखिए 15 और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को काट रहे हैं। तो अगर दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो मान लीजिए एक सर्किल ये हो गया जिसकी रेडियस 15 है, दूसरा सर्किल हमने बोल दिया कि हमारे पास छोटा होगा, रेडियस उसकी कम है, तो एक सर्किल ये हो गया, उसकी रेडियस हमारे पास कुछ और है 10 है। ठीक, अच्छा 10 है। उनकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 16 है, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी। अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। मान लो यहाँ पर इसका सेंटर इस वाले सर्किल का C1 है और इस सर्किल का जो सेंटर है वो C2 है। हमको इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस ये निकालनी है। ठीक है, अच्छा पहले वाले सर्किल की जो रेडियस दे रखी है, रेडियस क्या होती है, वृत्त के सेंटर ऑफ सर्किल से उसकी सरकमफ्रेंस को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो उसकी रेडियस होती है। ये हमको 15 दे रखी है। छोटे वाले सर्किल के लिए रेडियस उसकी दे रखी है 10, यानी कि 10 दे रखी है। बहुत ध्यान से समझना मेरे दोस्तों, ठीक है, बहुत ध्यान से, ये 10 दे रखी है। और इसकी जो कॉमन कॉर्ड है ना, जो उभयनिष्ठ जीवा है जो दोनों सर्किल के इसमें रहती है, वो ये है कॉमन कॉर्ड, ये ऐसे ये है। इसकी लेंथ हमारे पास 16 दे रखी है। तो मैं क्या बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। पहली पॉइंट, पहली चीजें ध्यान से सुनना भाई। मैं ये बोल रहा हूं, चीजों को देखिएगा, ठीक। मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो सेंटर ऑफ सर्किल है, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, ये इसकी उभयनिष्ठ जीवा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है 90 डिग्री पर। यानी कि यहां पर ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री और ये इसको हाफ करेगी। हाफ करने का मतलब जो कॉमन कॉर्ड है, CC लिखता हूं, कॉमन कॉर्ड जो है, कॉमन कॉर्ड, उसको वो परपेंडिकुलर होती है किसके, इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस की। यानी C2 और C1 का जो डिस्टेंस होगा और जो कॉमन कॉर्ड होगी वो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी और बाइसेक्टर भी होंगी। परपेंडिकुलर होने के साथ साथ क्या होगी, बाइसेक्टर होगी। क्या हो जाएगी, बाइसेक्टर हो जाएगी। केंद्रों के बीच की दूरी ही निकालनी थी। तो अगर ये पूरी साइड हमको दे रखी थी कितनी, बाइसेक्ट कौन सी होगी, बाइसेक्ट केवल ये इसको करेगी, सेंटर्स के बीच की दूरी बाइसेक्ट नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, सेंटर्स के बीच की दूरी बाइसेक्ट नहीं होगी, केवल क्या बाइसेक्ट होगा, इसकी जो कॉमन कॉर्ड है वो बाइसेक्ट होगी। ठीक है, तो अगर ये बाइसेक्ट होगी तो ऊपर वाला हिस्सा भी 8 का होगा, नीचे वाला हिस्सा भी 8 का होगा। अब हम पहले ट्राइंगल में लगा लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इस वाले ट्राइंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर बेस निकाल लें तो अपना काम थोड़ा आसान दिखेगा। 15 का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, माइनस कर लेंगे, यहां पर क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा और यहां पर 60 रूट ऑफ
161 आ जाएगा, यानी ये जो डिस्टेंस होगी ये हो जाएगी रूट ऑफ 161, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी रूट ऑफ 161 आ जाएगी। दूसरी बात ये है कि अगर हम इस डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेते हैं, इस डिस्टेंस को, ये वाली डिस्टेंस, इसमें भी पाइथागोरस लगा के ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो 6 आ जाएगी, मतलब ये डिस्टेंस जो होगी वो हमारे पास 6 आ जाएगी। तो इसका मतलब एक सिंपल सा ये हो गया कि अगर हमें दोनों सेंटर्स के बीच की दूरी निकालनी थी वो क्या हो जाएगी, 6 प्लस रूट ऑफ 161 हो जाएगी। ये हो जाएगी इनके केंद्रों के बीच की दूरी, पहला पॉइंट, इसको ध्यान रखना, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन इसी में एक प्रकार का क्वेश्चन और बन जाता है, वो क्वेश्चन क्या बनता है वो भी आप समझ लीजिए, सीख लीजिए। वो क्वेश्चन ये बनता है, इसको नीचे लिख लेना, वेट 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 वेट, इसको नीचे लिख देता हूं, अरे यार इसको नीचे लिख देता हूं, ठीक है, यहां से 6 प्लस रूट ऑफ 161, ये आपका आंसर हुआ। तो मैं ये कह रहा था इस पर एक क्वेश्चन और बनता है, वो क्वेश्चन ये बनता है कि अगर दो इक्वल रेडियस के सर्किल होते हैं और वो एक दूसरे के सेंटर्स से होकर पास होते हैं, एक दूसरे के केंद्र से होकर क्या होते हैं, पास होते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यानी पहले सर्किल का अगर सेंटर यहां हो रहा है जिससे दूसरा सर्किल पास हो रहा है, और दूसरे सर्किल का सेंटर यहां हो रहा है जिससे पहला वाला सर्किल पास हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में, इस वाली स्पेशल कंडीशन में याद रखना, इनके केंद्रों के बीच की जो दूरी होती है ये इसकी उभयनिष्ठ जीवा के साथ साथ बाइसेक्ट होती है, दोनों चीजें। मतलब कहने का ये आ रहा है, यहां से रिजल्ट ये निकल रहा है कि C1 से लेकर C2 तक की जो डिस्टेंस होगी उसका आधा पार्ट ये होगा, आधा पार्ट ये होगा, और इसकी जो कॉमन कॉर्ड है उसका आधा हिस्सा ये होगा, आधा हिस्सा ये होगा। ये बराबर होते हैं कब, जब दोनों सर्किल एक दूसरे के सेंटर्स से पास होते हैं और उनकी रेडियस क्या होती है, इक्वल होती है। क्या होती है, इक्वल होती है। याद रखिएगा इस बात को, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन में बच्चा ये नहीं कर पाता है। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपसे जो है ये कॉमन कॉर्ड जो है ना, उभयनिष्ठ जीवा, कॉमन कॉर्ड, ये आपसे अक्सर पूछी जाती है, और ये जो होती है डायरेक्ट इसको आप r√3 से निकाल सकते हैं। जितनी रेडियस इस वाले सर्किल की होगी उतनी ही रेडियस इस वाले सर्किल की होगी। और अगर कॉमन कॉर्ड आपसे पूछता है, कंप्लीट कॉमन कॉर्ड, ठीक है, कंप्लीट कॉमन कॉर्ड पूछता है, उभयनिष्ठ जीवा पूछेगा तो r√3 हो जाएगा। अगर उसका आधा हिस्सा पूछे तो r√3/2 कर दीजिएगा। सिंपल बात समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट, यदि किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच में एंगल 130 है तो इन त्रिज्याओं के अंत में खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा। आपको ये क्वेश्चन जो है मैं अभी आपको समझा के आया था। यहां पर ये देखिए सेम डायग्राम है। अगर दो त्रिज्याओं के बीच का जो एंगल था वो 130 है तो यहां पर जो एंगल होगा वो कितना होगा, दोनों का एंगल सम जो होता है वो 180 होता है ना, तो वो जो बचा वाला होगा वो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। डायरेक्ट ही क्वेश्चन यहां पर जनरेट हुआ है। मतलब अगर ये सर्किल है, इस सर्किल पर बाहर किसी पॉइंट से दो टेंजेंट खींची गई, मान लो एक टेंजेंट ये हो गई, टेंजेंट का मतलब स्पर्श रेखाएं, एक टेंजेंट ये हो गई स्पर्श रेखाएं, तो यहां पर इसका सेंटर ऑफ सर्किल हो गया। इसको ऐसे मिला दें और इसको ऐसे मिला दें, तो कह रहा है रेडियस के बीच में ये जो एंगल है ये 150 दिया हुआ है, और जहां पर ये स्पर्श रेखाएं मिलती हैं ये एंगल कितना होगा। तो मैंने आपको पहले भी बोला था, थ्योरम में बताया था कि इन दोनों एंगल का सम 180 होता है, क्योंकि ये एंगल 90 होगा और ये एंगल 90 होगा। वृत्त की त्रिज्या और उसकी स्पर्शी के बीच में एंगल 90 बनता है। ये 90, ये 90, और चतुर्भुज बन रहा है तो इसके चारों कोणों का योग क्या हो जाएगा, 360। चतुर्भुज कैसे बन रहा है, मान लीजिए ये O हो गया, A हो गया, B हो गया, P हो गया, ऐसे मान लेते हैं। तो 90, 90, 180, 330, ये बचा होगा 30 डिग्री। डायरेक्टली आप लगाइए, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, डायरेक्ट ही ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 30 डिग्री अगर होगा तो 130 है। अच्छा, ये कितना है, ये 130 है तो ये 50 हो जाएगा, है ना। ये 130 था, 130 था, ये 130 था, तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा 50 का मतलब ऑप्शन नंबर ये वाला सी आंसर होगा, बी की जगह लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं। उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, ध्यान से सुनना।
बच्चों ध्यान से बात को समझना, बाहर से स्पर्श करते हैं दो सर्किल 8 और 6। मान लीजिए एक सर्किल आपके पास 8 सेंटीमीटर रेडियस का है और दूसरा सर्किल आपके पास 6 सेंटीमीटर रेडियस का है। ये दोनों एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर मान लीजिए ऐसे टच करते हैं। तो इनके टच करने के बाद जो इनकी अनुस्पर्श रेखा होगी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो होगी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो होगी, ये टेंजेंट, इस टेंजेंट की लेंथ क्या होगी जो इसको यहां पर टच कर रही है और इसको यहां पर टच कर रही है। मतलब ये ए से बी तक की डिस्टेंस आपसे पूछी गई है और इनकी रेडियस आपके पास दी हुई है। क्या क्या दी हुई है? रेडियस दी हुई है 8 और 6। तो इसको आप अगर ऐसे मिला लेंगे तो ये 8 हो जाएगा, इसको आप ऐसे मिला लेंगे तो ये 6 हो जाएगा। बात को ध्यान से सुनना और समझना। ये एक स्ट्रेट लाइन होगी जो इसको यहां से यहां तक टच करेगी। मेरी बात ध्यान से समझिएगा बच्चों, ठीक है। ऐसी स्थिति में जब आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालनी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट DCT, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा, तो उसमें हिस्सा क्या होता है? रूट ऑफ, यहाँ पे लिखोगे केंद्रों के बीच की दूरी यानी C1 और C2 के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, और माइनस में क्या होता है? R1 और R2 जो रेडियस होती है इनके बीच के डिफरेंस का स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। तो ये हिस्सा भी तो इस वृत्त की रेडियस होगी यानी 8 होगा, और ये इस वृत्त की रेडियस होगी यानी 6 होगा। तो जो केंद्रों के बीच की दूरी आपको दिख रही है यानी डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर्स, वो कितनी है? 8 और 6 14 है। कितनी है? 8 और 6 14 है। तो 14 का स्क्वायर 196 माइनस दोनों रेडियस के बीच का डिफरेंस 2 है तो 2 का स्क्वायर 4। करेक्ट। यह हमारे पास आ गया 194। अब 194 का अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 14 से थोड़ा कम होगा, 20 नहीं हो सकता, 24 ज्यादा हो गया, ये होगा नहीं, ये आपका आंसर है, ठीक। 194। अच्छा, जब दो सर्किल, इस बात के लिए ध्यान रखिएगा, ये तो फॉर्मूला आप यूज करेंगे ही करेंगे, ये तो यूज होगा ही होगा, ठीक। इसके लिए एक फॉर्मूला और यूज होता है, जब दो सर्किल एक दूसरे को बाहर किसी एक पॉइंट पर टच करते हैं और उससे जो जनरेट होती है कॉमन वो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, कॉमन टेंजेंट, अगर उसकी लेंथ आपसे पूछी जाती है तो यहां पर एक चीज और बनती है, इसके लिए खास तौर पर रूट ऑफ 2R1 R2 होता है। क्या होता है? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट यहां पर आपको क्या मिलेगी? रूट ऑफ 2 इंटू R1 इंटू R2, ठीक है, R1 इंटू R2। इस चीज को भी सॉरी क्या नाम है, ठीक है, 8 और 6 ही दी थी ना, और इनके बीच का डिफरेंस क्या आया था? 8 और 6 14, 14 का स्क्वायर 196, और दोनों के बीच का डिफरेंस 2 था, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये 192 आ जाएगा, सॉरी 192 आ जाएगा, करेक्ट। तो यहां पर भी इसी चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक। और यहां पर इसकी जगह 2 की जगह क्या मिलता है? 4 मिलता है, 4 इंटू R1 इंटू R2। तो ये हो गया अपने पास 4, R1 कितना है? 6 है, R2 कितना है? 8 है। तो 8 छंग 48 दूनी 96 और 96 दूनी 192 यानी 192 यहां से भी आ जाएगा रूट के अंदर। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वृत्तों के केंद्रों के मध्य की जो डिस्टेंस है वो अपने पास दे रखी है 24। यदि दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं 4 और 8 सेंटीमीटर है तो उसकी उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा और तिर्यक उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा का योग क्या होगा? देखिए बात ध्यान से समझना, अच्छा सवाल है। एक सवाल में दो चीजें हैं, दो चीजें आप सीखने को लिख पाएंगे, ठीक है। दो सर्किल है, उनकी रेडियस 4 और 8 है, मतलब एक सर्किल ये है रेडियस 4 वाला और दूसरा सर्किल यहां पर है रेडियस 8 वाला, यानी इससे डबल है, ठीक है, डबल है। और इनके सेंटर्स के मध्य की जो दूरी है वो अपने पास दे रखी है। अच्छा, ये सर्किल में ये नहीं कहा गया कि ये दोनों सर्किल कहीं पर बाहर से एक दूसरे को टच करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया, ठीक है। तो इसका सेंटर यहां पर हो गया C1, इसका सेंटर यहां पर हो गया C2, और इन दोनों के सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है ना वो अपने पास 24 दे रखा है, 24 दे रखा है। अब पहली बात यहां पर क्या पूछी गई? पहली बात इनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ पूछ दी गई। पहला तो ये सवाल हो गया, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट लेंथ, ठीक है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट लेंथ ये पूछ दी गई। और दूसरी बात ये पूछ दी गई कि इसकी तिर्यक उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। तिर्यक उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई का मतलब हो गया कि आपको ये वाली लेंथ भी बतानी है जो यहां पर इनको टच कर रही है।
मतलब ये वाली लेंथ क्या होगी ये भी आपको बताना है, और ये वाली लेंथ क्या होगी ये भी आपको बताना है। तो इसको बोल दीजिए AB और इसको बोल लीजिए CD। ये दोनों बतानी है, इन दोनों का एक्चुअल में सम आपको चाहिए, योग चाहिए ना, बस सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अब देखो अगर इसकी लेंथ निकालनी है तो इसके लिए तो आपको फॉर्मूला पता हो गया ना कि रूट ऑफ सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस का होल स्क्वायर, यानी जो आपके पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है DCT है, इसका क्या हो जाएगा, केंद्रों के बीच की दूरी का वर्ग माइनस जो रेडियस है जो आपके पास वो दी हुई है, रेडियस एक 4 और एक 8 दी हुई है, इनके बीच के डिफरेंस का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो गया। अच्छा ये वाली जो टेंजेंट है अपने पास जिसको हम लोग ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट कहते हैं, यानी तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कहते हैं TCT, इसके लिए क्या करना है, सेम काम करना है कि दोनों केंद्रों के बीच की दूरी का वर्ग माइनस जो यहां पर रेडियस होंगी ना, रेडियस के सम का स्क्वायर होगा यहां पर, यानी त्रिज्याओं के योग का वर्ग लिखना है। तो त्रिज्याओं का योग क्या होगा, 12, 12 का वर्ग यहां पर लिखेंगे 144। अब इनको करना है सॉल्व, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 24 का स्क्वायर अपने पास क्या हो जाएगा 576 576, और माइनस में 16 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा रूट ऑफ 560 560 आ जाएगा, क्या आ जाएगा रूट ऑफ 560। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा अपने पास रूट ऑफ 576 और माइनस में 144, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा रूट के अंदर 2 यहाँ पर आ जाएगा, 3 यहाँ पर आ जाएगा और 4 यहाँ पर 432 आ जाएगा। इन दोनों का आपको योग बताना था, इन दोनों का सम बताना था, तो बस यही काम आपके लिए रह गया। तो यानी रूट 560 560 और प्लस में रूट ऑफ 432, इसको आप जब सरल करके लिखेंगे तो इसमें से क्या आएगा ये आपके लिए आपका आंसर होगा, बस और कुछ नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर मैं इसको देखूं 560 है तो 8 सत्ते 56 हो जाता है, और 70 को आप क्या लिख लेंगे 10 गुणे 7, ठीक है, प्लस इसको आप देखें तो आपके पास 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 पंजे 40 हो जाएगा और 3 बचेगा, 8 चौको 32, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 2 × 27, 8 दूनी 16 का 4 बाहर आ जाएगा, 8 दूनी 16 से 4 बाहर आ जाएगा, तो यहां पर अपने पास क्या बचेगा 4, इससे बाहर आ गया तो अपने पास 4 रूट ऑफ 35 आएगा, यहां पर 8 दूनी 16 का 4 बाहर आ जाएगा, रूट ऑफ 27 रहेगा। यानी 4 दोनों में कॉमन होने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, 4 दोनों में कॉमन होने के बाद हमारे पास बचेगा रूट 35 प्लस में 3 रूट 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, कॉमन लेने के बाद। तो ये 10 ऐसे सवाल थे जो कि इस पर बेस थे। अब देखिए इसकी एप्लीकेशन बताने में, इसके फॉर्मूले बताने में कुछ समय तो लगेगा। आप अगर ये सोचो कि ये सब कुछ बिल्कुल पलक झपकते ही हम सीख जाएं, तो मैथ समझने और समझाने का फंडा होता है, और इस बात को अगर आप एक्सेप्ट कर लें तो सही रहेगा कि इस चीज को समझने में समय जाता है, 1 सेकंड में हो जाएगा, बाबा की बूटी ले लेंगे, कभी भूलने नहीं दूंगा। मैं ये सब कुछ नहीं कहता हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं, मैं आपको वो कंटेंट दे रहा हूं जो प्रीमियम कंटेंट आपके एग्जाम में हूबहू रखा मिलेगा, जिससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, ये बता देता हूं कि ये बच्चों मेरा मैथ का कंप्लीट बैच है, कंप्लीट बैच है जो अर्थमेटिक प्लस एडवांस का है। आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी वनडे एग्जाम की, खास तौर पर मैं ये रेलवे वाले बच्चों को संबोधित कर रहा हूँ, ठीक है, रेलवे वाले बच्चों को मैं संबोधित कर रहा हूँ। अब रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ और आपको ये लगता है कि मैथ हमारे लिए समस्या बन रही है, मैथ में मैं स्कोर नहीं कर पा रहा हूँ, ये मैथ में मैं जल्दी नहीं कर पा रहा हूँ, तो बैच आप ही के लिए। आप एक बार इसमें एनरोल करिए। एनरोल करने से पहले आप एप्लीकेशन पर जाइए, एप्लीकेशन पर जाकर जिन बच्चों ने रेटिंग कर रखी है, जिन बच्चों ने अपने रिव्यू दिए हैं वो देखिए, और एप्लीकेशन का नाम है माई पाठशाला। माई पाठशाला के रेलवे वाले सेक्शन में आकर आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट वीओडी बैच है, कंप्लीट वीओडी बैच है, आपको सारे के सारे वीडियोस हमेशा के लिए 24 घंटे रहेंगे आपके पास, आप डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपका डेटा बच सके। इसके साथ इसकी पीडीएफ, जो क्वेश्चंस कराए गए हैं असाइनमेंट में, इसकी पीडीएफ भी आपके पास अवेलेबल रहेगी, जो चैप्टर वाइज और लेवल वाइज रहती है, चैप्टर वाइज और लेवल वाइज रहती है। हर एक प्रकार के क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। मैं गारंटी दे सकता हूं कि इससे बाहर आगे 3-4 सालों में भी क्वेश्चन नहीं बनने वाले। उसके बाद जब रेलवे और थोड़ी सी समझदार हो जाएगी तब की बात अलग है। तो आप इसको एनरोल करने के लिए जो नीचे नंबर दिए हुए हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9696102411, या फिर आप 6393
125760 पर। इस पे क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और अगर आप अपना कॉल करने के बाद कूपन कोड क्या बताते हैं, कैपिटल A कैपिटल D10 जो कि कंपनी का कूपन कोड है, तो इससे आपको बढ़िया डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल इस स्पेशल क्लास में सर्किल के इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको सिखा पाया हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर कमेंट करके बताएंगे कि आपको कैसा लगा। ठीक है, तो नेक्स्ट किसी स्पेशल क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होगी मैथ के बढ़िया टॉपिक के लेके, जो कि पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।